अभी अगर इसको हम और थोड़ा ब्रेक करते कि रिसर्च होता क्या है। इफ़ यू आर गुड एट मैथ तो आप एक मैथमेटिशियन हो, बराबर। इफ़ यू आर गुड एट मैथ और आपका असेसमेंट ऑन मैथ इज़ वेरी गुड तो आप एक अच्छा एनालिस्ट हो। इफ़ यू आर गुड एट मैथ, आपका असेसमेंट अच्छा है एंड यू कैन डीप डाइव इन दैट असेसमेंट और डेटा से नंबर निकाल सकते हो तो आप एक डेटा साइंटिस्ट हो। और अगर इन तीन चीज़ों को अगर आप मैथमेटिक्स के साथ जोड़ दोगे तो आप बन जाते हो रिसर्चर। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिसर्चर। ओके, वाओ। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज फॉर द क्वांट। नाउ आप रिसर्च से फंड एडवाइजर लेवल पे क्यों है? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? राइट, लाइक आई सेड, मुझे मैनेज पोर्टफोलियो करना था, दिस इज माय एंड गोल। तो रिसर्च से मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिख गई। इफ आई एम एबल टू वर्क एज एन एडवाइजर टू समवन who can help manage the funds better, it will be easy for me to get into fund management directly. So you were advising the fund managers? I was advising the fund manager who are based in Japan. Basic finance में जो बंदा है, for example फ्रेशर है, उसको अगर towards that fund manager role पे जाना है तो एक रास्ता तो आपने रिसर्च करके एडवाइजरी करके किया, और क्या क्या तरीके से they can move towards that role. Right. जैसे हमने अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में देख लिया, तो हम पोर्टफोलियो मैनेजर का एक दिन कैसा होता है वो दिखता है। हाँ, बिकॉज दैट विल गिव यू अ स्किल। Hello everybody, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams in finance like CFA, FR and SCR. And as a part of that discussion and journey, we get people from the industry to talk about what is there in the finance role. And today we have with us Pranav, and we're going to be having a quick conversation with him trying to understand what is there in the quant finance side. And this interview is going to be in Hindi. So Pranav, thank you very much. आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू होस्ट दिस। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ओके। 10+2 के बाद इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग वाज मेजरली इनटू कंप्यूटर साइंस। तो इंजीनियरिंग के बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद 2 कंपनीज। एक छोटा बुटीक फर्म था। तो छोटे बुटीक फर्म का एडवांटेज ये होता है कि आपको कोडिंग हैंड्स डाउन हार्ड कोर सीखने मिलती है। लोग साइज छोटी होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप कोडिंग जल्दी सीख जाते हो। देन फिर मुझे कंसल्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, और ये जो कंसल्टिंग का अपॉर्चुनिटी था, दिस वाज विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट ER&D कंपनी इन इंडिया। वो लिस्टेड है। Which company, sorry? ER&D? ER&D, Engineering Research and Design. Okay. So this is also one of the reputed companies in India. तो यहाँ पे आई गॉट अ कंसल्टिंग रोल। तो मुझे क्लाइंट के साथ बातें करना था। Okay. तो क्लाइंट के साथ उसका BPM कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पहले महीने के जॉब में ही आई वॉज डेप्यूटेड टू BKC, which is the hub of finance. So despite not knowing about finance, I got deputed to one of the private banks, largest private bank again. वो पहले NBFC था, अभी बैंक हुआ है। And 3 months I got to work with that financial, मतलब वो आपका जोन होता है ना, पूरे सब लोग फाइनेंस, सुबह उठ के स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे टाइप्स। एंड आई वाज देयर, आई वाज कोडिंग, क्योंकि मुझे उनका एक वेबसाइट बनाना था वो टाइम पे। तो ये जो 3 महीने थे, ये 3 महीने में मुझे फाइनेंस के बारे में पता चला कि फाइनेंस होता क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करते हैं लोग। सुबह के 9:15 से 9:30 बजे का टाइम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है सब लोगों के लिए, ये आपको वहाँ पे जाके पता चला। तो आफ्टर 3 months स्पेंडिंग देयर, वो IT का वो किक नहीं मिला था मुझे, क्योंकि समथिंग एल्स हैज कम टू योर माइंड नाउ, और आपका इंटरेस्ट भी भाई, आप घर जा रहे हो, घर पे जाके कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हो। Okay. तो दैट समहाउ ट्रिगर्ड मी टू लीव IT फॉर सम टाइम। देन आई हैव टेकन अ ब्रेक, MBA किया। आफ्टर MBA ऑफ कोर्स फाइनेंस में किया था। एंड आफ्टर MBA आई गॉट अ वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विथ वन ऑफ द लीडिंग रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। सो यहाँ पे क्वांट स्किल एक्चुअली यहाँ पे डेवलप हुई है। सो मेरे जॉब रोल में आई स्टार्टेड एज एन इंटर्न। वहाँ पे वी यूज टू डू द वैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। मतलब ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लिस्टेड नहीं होते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, इट्स अ प्राइवेट थिंग। तो प्राइवेट थिंग का वैल्यू करने के लिए फिर आपको डीप डाइव ही जाना पड़ता है। फिर उसमें फिक्स उसके लिए मॉडल्स क्रिएट करने, हाँ, उसके लिए आपको मॉडल क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि आप जैसे आप स्ट्रक्चर्ड या एक्सोटिक वर्ड की बात करते हैं, तो ये मतलब एक्सेल पे करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और एक्सेल शायद स्लो भी हो जाएगा। राइट। सो ये वेक्टर बेस्ड जब हम बात करते हैं, वेक्टर्स के लिए फिर आपका मैटलैब आ गया, पाइथन आ गया। ओके। तो इन सब टूल्स की यूज करने की वजह से आपका वैल्यूएशन थोड़ा सिंपल हो जाता है वो स्ट्रक्चर का करना। एक आध एग्जांपल दे सकते हो टूल कौन से ये है अपने? सो स्ट्रक्चर, तो आई वाज वर्किंग ऑन एन MLD, मार्केट लिंक डिबेंचर।
ओके तो इसमें 3 चीज़ें आ गई है, एक मार्केट, दूसरा लिंक्ड, तीसरा डिबेंचर। डिबेंचर एक सिंपल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होता है, बराबर। आप उसे फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से समझिए। हम्म, मार्केट लिंक की हम जब बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा पोर्शन होगा जो मार्केट के साथ लिंक होगा और उसका प्राइस डायनामिकली चेंज होगा, और वो आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया। ओके तो आपको इसका वैल्यूएशन करना है, आपको डिबेंचर का वैल्यूएशन करना है, और ये दोनों का वैल्यूएशन जब आप सम करेंगे तो आपके प्रोडक्ट का वैल्यूएशन निकलेगा। तो ऐसा आपको डे इन डे आउट आपके क्लाइंट्स के लिए करना है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट रिसर्च रोल। यहाँ पे रिसर्च हुआ, यहाँ पे आपको क्वांट स्किल थोड़ी सी मिल गई थी प्रोग्रामिंग की, बिकॉज आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो पिक करना मेरे लिए थोड़ा रिलेटिवली ईजी था। इसके बाद देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी वर्क विथ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था, ये भी एक फंड हाउस था, ओके जस्ट दैट द इन्वेस्टमेंट टीम वॉज बेस्ड इन जापान, और हम यहाँ से उनको एडवाइस कर रहे थे। सो यहाँ पे रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट आ गया, एंड देन इसके बाद करंटली आई एम इन PMS, जहाँ पे हम खुद पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। सो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बीन। वंडरफुल वंडरफुल। हम एक एक एरिया पे डिस्कस करेंगे। यस यस जैसे रिसर्च था, तो आपका तो प्राइमरली टेक बैकग्राउंड था, यस तो जब आप रिसर्च कर रहे थे इट हैज टू बी फाइनेंस बिकॉज आपको प्रोडक्ट अंडरस्टैंड। यस यस। तो वहाँ पे चैलेंजेस कैसे आए, कैसे उसको कोप अप किया, एंड देन वो इंटरेस्ट कितना बढ़ा आगे? राइट, एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। सो जब फाइनेंस में आया, एंड इफ यू हैव अ गोल टू बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एकदम सिंपल रास्ता होता है कि आप रिसर्च से स्टार्ट कीजिए, यू एंड अप इन सेल साइड रिसर्च, देन बाय साइड रिसर्च, एंड इवेंचुअली आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाते हो। राइट। तो हमने भी वही सोचा। तब होता ही क्या था, तब आप किसी को फ़ोन लगाते थे आपके सीनियर्स में और आपको ये पता चल जाता था। सो रिसर्च में आने के लिए, टेक बैकग्राउंड से रिसर्च में आना इज़ नॉट ईजी। राइट। तो आपको बीच में कोचिंग लगेगी, आपको मेंटरशिप लगेगी। तो माय प्रोफेसर इन माय कॉलेज ही गेव मी अ वेरी सिंपल एडवाइस कि रिसर्च का रोल क्रैक करना, वो भी फ्रंट ऑफिस में, इज़ वेरी डिफिकल्ट। व्हाई डोंट यू गो एज एन इंटर्न? तो हमारे यहाँ ऐसी 2-3 कंपनीज आने वाली है प्लेसमेंट के लिए। यू डोंट सिट फॉर दैट प्रोफाइल, क्योंकि तुम्हें रिसर्च में जाना है। बराबर। दिस गाइज विल टेक यू इन दोज पर्टिकुलर रोल। बराबर। तो दिस इज नॉट अ मैच, बट वॉट आई विल डू इज आई विल हेल्प यू मीट दैट गाय। आप उनसे बात कर लो। वाओ, ओके। सो आई गॉट अ मीटिंग, एंड इट वॉज अ लक कि मुझे वो मीटिंग मिली उनके साथ। एंड मैंने उनको यही बताया कि मुझे तो जाना रिसर्च में है, क्या आप मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे? ओके। 6 महीने आई डोंट वांट एनी पेमेंट, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी योर इंटर्न। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपने बोला कि मैं बिना पैसे के काम करना। यस, बिकॉज अभी आप लिंक्डइन पे अगर जाते हो ना, लोग बोलते हैं कि अनपेड इंटर्नशिप इज फ्रॉड। नहीं, सो देयर आर 2 कैचेस इन दिस। आपको मतलब पुश एंड पुल हो जाता है इस सब चक्कर में। ओके। इफ समथिंग इज गेटिंग पुश्ड ऑन यू और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो देन दैट इज अनपेड इंटर्नशिप, और शायद Doesn't किसी को matter. Okay, फर्क नहीं पसंद भी नहीं आएगा। बट जहाँ पे आपका पुल है, ये आपको करना ही करना है, एंड इफ देयर इज समवन हु विल हेल्प यू डू दिस, तो फिर तो अगर आप 10 ईयर आउट का गेम देखोगे तो 6 महीने इज नथिंग इन दैट केस। राइट। So that was a thought process. He Okay. said, okay, you come there in my office. मैं आपको 1-2 महीना देखता हूँ, अगर 1-2 महीना में ठीक लगा तो हम करते आगे। ओके। So I started from an intern. 3 साल में I was leading the product. तो इंटर्नशिप 6 महीने का था, अनपेड था प्रॉपर? प्रॉपर अनपेड इंटर्नशिप था 6 महीने का। फिर आपने वो कंप्लीट किया? कंप्लीट किया मुझे, बट मुझे चौथे महीने में उन्होंने ऑफर दे दी। 4th month of internship में they gave me an offer. ओके, वंडरफुल। So I started as an associate. Then I became an executive research officer, and then by the time I left, I was associate analyst who was doing the valuation of this product. तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 मंथ्स आपने क्या क्या डिफरेंट किया? या तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च 2 टाइप के होते हैं। एक आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, और एक आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। ओके। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब आपको, मतलब इसमें नंबर्स हैं, आप सर्वे हो गए आपके, जो बेसिक जनरल की हम बात करते हैं, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, बट हम इसको मेटाफर कंसिडर करके समझ सकते हैं। जजमेंट हो गया। जजमेंट हो गया आपका क्वालिटी की, मतलब ये कैसा है, वो कैसा है। जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, इट हैज टू बी बैक्ड बाय नंबर्स। ये पूरा नंबर का खेल है। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स में सबसे 2 बड़ी चीज आती है, एक आपका स्टैटिस्टिक्स आता है और एक आपका अलजेब्रा आता है। तो क्वांट्स में बाय डिफॉल्ट आपको स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आना जरूरी है। ओके। तो इसके लिए मतलब इसलिए आप बहुत सारे अगर क्वांट के लोग देखोगे बाहर, तो उनका मोस्ट ऑफ द लोगों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से आता है। आइदर दे आर मैथमेटिशियन, दे आर स्टैटिस्टिशियन। ओके। बिकॉज ये पिक करना रिलेटिवली ईजी बन जाता है यहाँ से। राइट। तो रिसर्च में जब हम थे, एज वी आर स्पीकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च,
तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो इनिशियली तो आपको एकदम एंड गोल करने देंगे नहीं ये लोग, बराबर। आपको स्टार्ट आपको डेटा से ही करना है। बराबर। आप डेटा देख लो और डेटा का आउटपुट क्या है ये देख लो। ओके ओके। अभी अगर इसको हम और थोड़ा ब्रेक करते कि रिसर्च होता क्या है। इफ यू आर गुड एट मैथ तो आप एक मैथमेटिशियन हो। बराबर। इफ यू आर गुड एट मैथ और आपका असेसमेंट ऑन मैथ इज वेरी गुड तो आप एक अच्छा एनालिस्ट हो। इफ यू आर गुड एट मैथ, आपका असेसमेंट अच्छा है एंड यू कैन डीप डाइव इन दैट असेसमेंट और आप डेटा से नंबर निकाल सकते हो, तो आप एक डेटा साइंटिस्ट हो। और अगर इन तीन चीज़ों को अगर आप मैथमेटिक्स के साथ जोड़ दोगे तो आप बन जाते हो रिसर्चर। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिसर्चर का। ओके वाओ। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज फॉर द क्वांट। मतलब आज तो बहुत सारे लोग दिखते हैं कि मतलब दो तीन चीज हो जाती है, दिस इज अ क्वांट। क्वांट वो नहीं है, क्वांट इज दिस स्ट्रक्चर्ड वे। तो आपको मैथ्स अच्छा आना चाहिए, आपको स्टैट्स अच्छा आना चाहिए। ओके Yes. आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए इसके अंदर। यस बोल रहे हो यस डेटा में, यस राइट? और उसको आपको बिजनेस से कनेक्ट करने आना चाहिए। यस फाइनेंस। देन यू बिकम अ गुड Yes. रिसर्च पार्ट। क्वांट रिसर्च आपका तब सॉर्ट हो जाता है। बट जब हम ये बोलते हैं कि आपको मैथ्स अच्छा आना चाहिए, स्टैट्स अच्छा आना चाहिए, तो इसके दो वे। एक तो आप एकेडमिकली सीख लो ग्रेजुएशन में, या अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो बाय डिफॉल्ट आप मैथमेटिक्स सीख लो, M1 M2 M3 M4 तो आपको आ ही रहा है। यस। अगर आप इसमें नहीं हो हाँ। तो देन देयर आर वेरियस कोर्सेस, तो आप कोर्सेज के थ्रू करो। बट आपका मैथमेटिक्स का बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ इस केस में, हम हमारा स्टॉक चार्ट का रिटर्न देखते हैं। वो रिटर्न को अगर आप देखोगे तो एक साइन वेव है। तो जब हम जाते हैं कि हम 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कर क्यों रहे हैं, हाँ ओके। स्टॉक का वेव ही वो साइड में बना हुआ है, उसके नीचे कैलकुलस गया हुआ है। तो अगर आपको रिटर्न्स पे डीप डाइव कुछ असेस करना है तो आपको मैथ्स आना चाहिए। तो मैथ्स की वजह से ही आगे जाओगे आप। सो दैट्स हाउ द क्वांट वर्ल्ड इज अबाउट। परफेक्ट। सो वहां पे आपने रिसर्च में फर्स्ट 3-4 मंथ्स में एक्सेल किया। यस। तो आपने अपना वो क्वांट जो का साइड था उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया, बिकॉज टेक आपको आ रहा था बट क्वांट नहीं था तभी उस टाइम। यस। राइट। ओके। ओके तो आपने बहुत रीडिंग किया, पढ़ाई किया। यस यस। दैट फर्स्ट इनिशियल 4 मंथ्स। फिर आपने ज्वाइन किया, यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट रिसर्च टीम। यस प्रॉपर्ली। यस। एंड देन यू मूव टू एसोसिएट लेवल लाइक यू सेड। यस यस। एंड फिर रिसर्च से आपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, वहां पे रोल क्या था आपका? सो वहाँ पे आई वॉज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब ये तो क्वांट जो हो गया, ये आपका वे ऑफ थिंकिंग है। मतलब जैसे मेरे केस में माय एंड गोल वाज कि मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है। तो अगर आप ये पोर्टफोलियो मैनेजर देखते हो तो उसका एक स्टेट वे होता है। जब मैंने आपको कहा कि आप रिसर्च से आइए, सेल साइड जाइए, बाई साइड जाइए, आप बन जाओगे। बराबर। देयर आर अदर वेज ऑल्सो। आप कोई कोर्स कर लो, नेटवर्किंग करो, हार्ड कोर नेटवर्किंग। क्योंकि मैंने तो बहुत लोग देखे जो प्रोडक्ट टीम से भी FM बने हैं, नॉन इन्वेस्टमेंट टीम से भी FM बने हैं। ओके। सो FM बनना इज नॉट डिफिकल्ट। द पॉइंट इज कि आप जो FM के साथ काम कर रहे हो, यू हैव टू वैल्यू ऐड हिम। व्हाई ही शुड टेक यू एज हिज एसोसिएट टू वर्क टुगेदर। तो आपको वैल्यू ऐड करते आनी चाहिए। सो मेरा रिसर्च का पार्ट हो गया, तो इसमें रिसर्च रह गया, क्वांट थोड़ा सा साइड में हो गया। आई केम टू फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मैं जो हमारी टीम जापान में बैठती थी उनको हम यहाँ से एडवाइस करते थे कि इंडियन मार्केट्स और इंडोनेशियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो अगर आप ये थीम में देखोगे तो रिसर्च बेस अभी भी है, रिसर्च गया नहीं है, रिसर्च है, पर थॉट प्रोसेस बदल गया। तो दैट वाज माय रोल। और वहां पे भी रिसर्च क्वांट पे ही हो रही थी। हाँ, रिसर्च तो क्वांट आपका बस एक मेथोडोलॉजी है कि आप कौन से वे से रिसर्च कर रहे हो। क्या आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो, क्या आप चार्ट्स देख के, मोमेंटम देख के, ट्रेंड देख के, टेक्निकल्स देख रहे हो, या आप डीप डाइव नंबर्स पे कर रहे हो। अगर आप नंबर्स पे कर रहे हो, प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी यूज करके अगर आप फोरकास्ट कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो कोई चीज, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। मतलब आप ओके 4-5 थिंग्स प्लग टुगेदर यूजिंग प्रोग्रामिंग, दैट्स क्वांट। तो वहां पे वो मतलब तीनों हो रहा था जब आप रिसर्च कर रहे थे टू एडवाइस। यस। ओके तो एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आप क्या टाइप के एडवाइस कर रहे थे? तो हमारा जो मैंडेट था वो कंपनी में, वी यूज टू इन्वेस्ट इन इंडियन बॉन्ड्स। ओके। ठीक है। इंडियन बॉन्ड अगर हम मोटा मोटी देखिए, इंडियन बॉन्ड चलता दो चीज की वजह से। आई एम नॉट सेइंग ये दो ही चीज है, बट ये चलता एक तो इन्फ्लेशन डेटा पे है, दूसरा RBI MPC पे है, तीसरा गवर्नमेंट बजट्स पे है। राइट। तो ये तीनों फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपके 10 ईयर लेवल्स मूव होंगे। 10 ईयर बॉन्ड्स। हाँ, 10 ईयर ट्रेजरी बिल, 10 ईयर ट्रेजरी ट्रिप्स, जो भी है। सो ये तीनों को आपको ट्रैक करना है, बिकॉज दिस विल गिव यू सम रफ आइडिया अबाउट हाउ योर बॉन्ड विल डू। ओके। सो अभी इन्फ्लेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर आप तो इसमें एक और क्वांट में एक और एडवांस चीज आ जाती है, ट्रिक।
हाँ हाँ हाँ, यस। तो ये जो होता है, ये इनका दिन भर काम यही होता है कि इन्फ्लेशन को फोरकास्ट कैसे करें अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। द बेटर यू फोरकास्ट, द बेटर यू आर इन अ पोजिशन टू टेक द व्यू ऑन द करंट बॉन्ड्स। तो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये बॉन्ड्स कैसे काम आता है, तो जैसे इन्फ्लेशन का डेटा अगर हमें फोरकास्ट करना हो कि अगले 2-3 महीने का इन्फ्लेशन क्या आएगा, तो इन्फ्लेशन में जाने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सब्जियों के दाम हो गए, दूध का दाम हो गया, ट्रांसपोर्ट का दाम हो गया। यू आर वर्किंग ऑन वेरियस डेटा सेट्स। वेरियस डेटा सेट्स को अगर आप लीनियरली फोरकास्ट करोगे, एक्सेल पे अगर आपको 15-20 शीट बनानी पड़ जाएगी, 15-20 शीट को आपको रिग्रेस करना पड़ जाएगा, तो ये सब एक्सेल पे करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और प्लस फोरकास्टिंग इतनी एक्सेल पे मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, द वे पाइथन एंड मैटलैब हैंडल्स दिस थिंग्स। राइट। So that is my job. When I was an associate in that company, we used to work on this kind of models to, forecast things. तो इस वजह से my fund managers were in a position to take a very good call on their investment thesis. ओके, सो वहां पे लेकिन जैसे था कि आप, ये तो क्वांट का एग्जांपल होगा ना कि आप रिग्रेशन कर रहे हो Yes. या फोरकास्टिंग कर रहे हो। सिमिलरली आप थोड़ा फंडामेंटल भी रीड करके देख रहे हो और फिर एक एडवाइस दे रहे हो, मतलब इट्स अ मिक्स। Yes, of course. इसमें अगर एग्जांपल देना चाहूँ मैं, तो जैसे हम क्वांटिटेटिव में आप डेटा सेट्स लेते हो, डेटा सेट्स को आपके कंप्यूटर मॉडल में डालते हो और आपका मॉडल आपको आउटपुट दे देगा। राइट। बट आपको आउटपुट भी देखना होता है कि उसमें कोई आउटलायर तो नहीं आ गया। हाँ। तो वो आउटलायर नहीं आया है, उसके लिए आपको डेटा को फंडामेंटली स्टडी करना पड़ता है कि आपका इनपुट सही गया है कि नहीं। ओके, तो इट्स अ मिक्स। तो जब हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, तो आप फंडामेंटल को अलग नहीं रख सकते, आपको देखना ही पड़ता है। नहीं तो मतलब एक वेरिएबल सपोज जैसे आपने बोला कि ऑनियन प्राइस है, यस, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली ऑनियन प्राइसेस क्या लेवल पे तो रह मतलब चुके हैं। हाँ, तो अगर आपका, तो इसमें मीन रिवर्शन आ जाता है, आपका एक बीच में एक एवरेज लाइन बनता है 20-1 साल का। हाँ। तो ओनियन प्राइस विल कीप ऑन मीन रिवर्टिंग। मतलब ये रैंडम एग्जांपल है, हम यहाँ पे ओनियन कंसीडर कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग कीप्स ऑन मीन रिवर्टिंग देमसेल्फ। राइट। बट अगर आपको कोई एक आउटलायर दिख गया और अगर वो आउटलायर आपके आउटपुट में आ गया, तो दिस आउटपुट विल इम्पैक्ट ऑल योर वर्क दैट यू हैव। राइट। आपका मॉडल ही अच्छा आंसर नहीं तो देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इनपुट पे ही ज्यादा फोकस करना है कि आपका इनपुट अच्छा हो। इनपुट अच्छा होगा तो प्रोसेसिंग का तो मॉडल है, वो तो वही प्रोसेस करेगा जो उसको आया है। राइट। देन ओनली यू विल गेट योर आउटपुट। सो फॉर द ऑडियंस, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज देयर इन एफआरएम एंड सीएफए करिकुलम, और ये एक्चुअल प्रैक्टिकल है कि हम आउटलायर उसमें बेसिकली इट्स देयर वन ऑफ द अजम्पशन कि आपने आउटलायर को निकाल दिया इन लीनियर रिग्रेशन। तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ आप रिसर्च से फंड एडवाइजर लेवल पे क्यों है? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? राइट, लाइक आई सेड, मुझे मैनेज पोर्टफोलियो करना था, दिस इज माय एंड गोल। तो रिसर्च से मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिख गई। इफ आई एम एबल टू वर्क एज एन एडवाइजर टू समवन हु कैन हेल्प मैनेज द फंड्स बेटर, it will be easy for me to get into fund management directly. So you were advising the fund managers? I was advising the fund manager who are based in Japan. Okay, समझा। तो वो मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन था कि if I do that for good 2-3 years, I might get an opportunity to work on the funds directly, and that's how. So I am a very strong believer कि आपको opportunity create करनी पड़ती है। हाँ। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो मेरा करियर ही पूरा अपॉर्चुनिटी क्रिएशन पे गया है। इस पे एंड में बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपने मूव किया एंड ऑल। बट अभी अच्छा, तो द थॉट प्रोसेस इज क्लियर कि मैं फंड मैनेजर को सपोर्ट देना, बट ऐसा नहीं था कि मतलब जो आप सपोर्ट दे रहे हो इट इज ओनली इनटू वन एरिया, बिकॉज एक फंड मैनेजर तो बॉन्ड भी देख रहा होगा, इक्विटीज देख रहा होगा, शायद कमोडिटी देख रहा होगा, तो वो आपको व्यू नहीं है, राइट, अभी के लिए। तो फिर वहां से आप जब फंड के रोल पे मूव हो रहे हो, तो वो कैसे इजीली मूव हुआ, मतलब वो क्या चैलेंज आया आपको? तो हमें तो एक तो बेसिक डिफरेंसेस देखना पड़ेगा कि एक एनालिस्ट और फंड मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। ओके, अगर आई हैव टू गिव यू वन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, एनालिस्ट आर वे बेटर देन फंड मैनेजर्स इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज। एनालिस्ट का काम होता है 100 चीज़ों पे काम करना, मॉडल्स बनाना, सब कुछ एक साथ रखना। मतलब फंड मैनेजर को भी ये सब आता है, उसने किया हुआ है ये पहले, राइट। बट अभी उसके पास इतना स्पेस है ही नहीं कि वो सब चीज़ों को रिसर्च करे। तो फंड मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एसेट एलोकेशन। कि आप जो मुझे बोल रहे हो, अगर आप स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी की अगर हम बात कर रहे हैं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑन स्टॉक ए, बी एंड सी? तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप सुबह देखोगे कोई भी फंड हाउस में सुबह 8:30 से 9 बजे की मीटिंग इसी पे ही होती है कि आज बाजार आपको क्या लग रहा है। सो यू ऑलवेज वर्क विथ एनालिस्ट। तो एनालिस्ट का कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि हाउ ही इज, देन ऑफ कोर्स आपके पास एक्सपीरियंस है ही वो चीज़ों का, देन यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन एसेट एलोकेशन। अगर मान लो आपका स्टॉक बहुत अच्छा किया बट आप उसमें अंडरवेट हो, तो आपके उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे आएगा।
तो यू हैव टू टेक अ वेरी वेरी कॉन्शियस कॉल कि एसेट एलोकेट करने कैसे है. सो आपको एक बेसिक रिसर्च आना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. आपको आपकी रिस्क पता होनी चाहिए एज अ फंड मैनेजर. रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम इन ऑल दिस थिंग्स. फंड मैनेजमेंट में मतलब इट्स अ वेरी, मतलब ये बिलीफ है कि फंड मैनेजर का जो आप पैसे कमा के देना होता है इन्वेस्टर को, बाय डिफॉल्ट तो यही काम है. पर पैसा बचाना भी है. हाँ, आपका पैसा जाना नहीं चाहिए. तो आप जब पैसा कमा के दे रहे हो तो आप उसमें रिस्क कितनी दे रहे हो, हाँ, ये आपको डिफरेंशिएट करता है. नहीं तो पैसा मैनेज करने वाले तो बहुत लोग हैं. ट्रैकिंग एरर कितना है आपका? हाँ, वो पैसिव फंड्स में हम ट्रैकिंग एरर देखते हैं. तो दैट्स हाउ अ फंड मैनेजर गेट सेपरेटेड फ्रॉम नॉन एफएम्स जो ये सब करते हैं. बिकॉज रिटेल लोग भी, पैसा तो हम सब लोग मैनेज कर रहे हैं, बट हम कितनी रिस्क लेके वो पैसा मैनेज कर रहे हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फंड मैनेजमेंट टीम के पास होता है. सो ये फंड मैनेजर का काम ज़्यादा होता है कि उसको रिस्क मैनेज करना है, उसको एसेट एलोकेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है. ओके, बट देयर इज अ मैंडेट आल्सो कि आपको Yes. इसके इतने हिसाब से फंड हाउस का एक मैंडेट होगा कि आपको इतना इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप उसके Yes. एरिया के अंदर ही खेल रहे हैं. यस यस यस. तो इसको लिमिट्स बोलते हैं. हाँ, रेगुलेटर आपको एक लिमिट दे देगा. तो जैसे हम बात करते हैं कोई म्यूचुअल फंड हो गया, तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है कि ये फ्लेक्सी कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है. राइट. और एवरी फैक्ट शीट में नीचे रिस्कोमीटर लिख के आता है. ये भी सेबी ने मैंडेट कर दिया है. सेबी एंड एम्फी आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब इन इंडिया. हमारा जो मार्केट पूरा इवॉल्व कर रहा है, राइट. तो रिस्कोमीटर आपको मिल गया कि ये फंड का रिस्क कितना होने वाला है और आप किस में डाल रहे हो. तो आप कोई भी प्रोफेशनल वे में अगर आप जाओगे फंड मैनेजमेंट पे, आप कोई भी प्रोफेशनल चीज़ ले लो, पीएमएस ले लो, एआईएफ ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, वेरेवर यू इन्वेस्ट, फंड का पहले ऑब्जेक्टिव ही लिख के आएगा कि आप पैसा डाल क्यों रहे हो, वो स्कीम का एम क्या है, what he is trying to give you. Are they protecting your capital? Are they maximizing your wealth? या ऐसे 2-4 कीवर्ड्स और है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑब्जेक्टिव आपकी लिमिट्स और रिस्क बनी हुई होती है. तो फंड मैनेजर को ऑब्जेक्टिव तो मेंटेन करना ही है और आपको आपकी रिस्क भी समझनी है कि आप रिस्क कितनी ले रहे हो. ओके. तो कल अगर मेरे को चल के अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई, आई नो दैट फॉर विल डू वेल, बट आई कैन नॉट टेक इट हियर. वो रीच कर रहा है. तो यहाँ पे आपकी रिस्क टीम है जो सपोर्ट कर रही है आपको इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग, आपको लिमिट्स जो सेट करके दे रही है. यस. तो आपके पास एक रिस्क टीम होती है, एक रिस्क टीम होती है जो आपकी रिस्क असेसमेंट हमेशा दिखती रहेगी. एक आपकी कंप्लायंस टीम रहेगी. ओके. जो आप कंप्लाइंट हो नहीं हो, व्हाट आर द डेविएशंस, ये सब दिखेगी. आपकी एक कोर रिसर्च टीम होती है जो रिसर्च का काम करेगी, बाजार में मैक्रो क्या चल रहा है, स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, and collectively between investment and FM team you take a call on asset allocation. तो ये रिस्क टीम, कंप्लायंस टीम और रिसर्च टीम एक सेंट्रलाइज्ड टीम है जो सारे फंड मैनेजर को सपोर्ट दे रही है. हाँ, तो कंप्लायंस एंड रिस्क विल सपोर्ट एवरीवन. अगर आपका मतलब इफ आई टू गिव यू एग्जांपल, एक यूएस में एक फंड है, तो उनका ना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाला फंड है. ओके. मिली और पिको सेकंड्स में वो लोग ट्रेड करता है. तो इनकी सेंट्रलाइज रिसर्च और रिस्क टीम नहीं हो सकती. इनकी कॉमन रिस्क टीम होती है, इनकी खुद की एक रिस्क टीम होती है, क्योंकि अगर हर पिको सेकंड्स में अगर वो ट्रेड कर रहा है तो आई कैन नॉट रिलाई ऑन द डिसीजन फास्ट है. हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन द मैंडेट आपका कैसा है, उस हिसाब से आपकी टीम्स डिजाइन होती है. इसमें आपने एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन की बात की. सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट कि जैसे ओवरऑल मुझे अगर मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, लेट अस अज्यूम कि इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लार्ज कैप और मिड कैप, मैंने एक ब्रॉडर बाइफर्केशन किया है कि लार्ज कैप में कितना डालना है, मिड कैप में कितना डालना है, या इक्विटी में कितना, अलग पार्ट में कितना डालना है. ऐसे मैंने जो स्ट्रैटेजिक एलोकेशन किया, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. राइट. यस. जनरली एसेट क्लास बाइफर्केशन करते हैं, तो आप उसकी बात कर रहे थे. एंड देन विद इन दैट आल्सो आपने एक्टिव बेट्स क्या लिए हैं फॉर ईच. जैसे आपने लार्ज कैप में बोला कि मैं 10 बड़े स्टॉक्स को लूंगा और ये 10 स्टॉक है, बराबर. तो वहां पे भी पहले तो आपका ब्रॉडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कितना इक्विटी पैसा डालोगे आप, एंड देन विद इन दैट आल्सो कौन से स्टॉक परफॉर्म करोगे. राइट. तो जैसे हम लार्ज कैप की बात करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंड है जिसमें लार्ज कैप में 20% ही ले सकता हूँ. अब लार्ज कैप तो अगर हम निफ्टी 50 ले लेते हैं, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, मुझे 10% ही लेना है. तो एक तो वे है कि मैं पूरे 50 कंपनी खरीद लूँ, 10% वेट डिवाइड कर दूँ सब में, ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. बट मुझे एक्टिवली अगर इसको चलाना है तो फर्स्ट आई विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि मुझे 50 में से लेने कौन से है. फिर वो लेने के लिए 50 लेने के बाद वेट कितना देना है, अंडर वेट जाना है, ओवर वेट जाना है, बिकॉज दैट विल सेग्रीगेट यू फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कि आपने कौन सा स्टॉक चुना. एक तो पहले आपको वहाँ पे राइट होना है, फिर उसके बाद आपने उसको वेट कितना दिया,
आपको वहां पे राइट होना पड़ता है, राइट फिर उसका राइट इनटू दिस राइट, और फिर आपको आपका रिस्क भी बचाना पड़ता है। दिस इज द प्योर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड, प्योर एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट यू सिलेक्ट, पैसे में तो आपको रेप्लिकेट करना होता है। Simple, हाँ। तो इट्स मतलब वो जॉब भी है ही कॉम्प्लेक्स ही है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में रेप्लिकेट करने हैं, बट एक्टिव एंड पैसिव का ये डिफरेंस होता है। ओके, वेरी गुड। फिर अभी वहां से यू हैव मूव टू अ पीएमएस रोल, राइट? यस। आपका जो प्रीवियस आपने जहां पे आप एडवाइजिंग कर रहे थे, तो पीएमएस रोल ही क्यों पिक किया? इट्स अ पीएमएस इज अ डिवीजन, राइट, विद इन द फंड हाउस, राइट। जो एक सपोज एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक प्रॉपर फंड मैनेजर भी होता है अलग से, जो हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड का, तो वहां नहीं गए आप, इस साइड में क्यों आए? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? तो जहाँ पे मैं पहले बात, तो पीएमएस एक तो इंडस्ट्री को हम पहले ब्रेक कर देते कि पीएमएस होता क्या है? यस। तो पीएमएस में तीन, पहले तो म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे थे। म्यूचुअल फंड में पूल ऑफ इन्वेस्टर रहेंगे, आप वो पैसा इन्वेस्ट करोगे, एक एनएवी सीरीज जनरेट होगी, आपको आपके पैसे के अगेंस्ट एनएवी यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, सिंपल म्यूचुअल फंड। पीएमएस में कस्टमाइज्ड फोकस होता है क्लाइंट के लिए, आप क्लाइंट लेवल पे पोर्टफोलियो चलाते हो। मान लीजिए अगर आपको आपके पास अगर कोई चीज हो कि आपको कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए, ये म्यूचुअल फंड में इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेबी ने लिमिट्स लगा के रखी है। पीएमएस में यू कैन डू दैट। पीएमएस में कस्टमाइज सॉल्यूशन ऑफर किए जाते हैं, सो यू कैन टेक सम एग्रेसिव बेट्स। सो पीएमएस में भी 3-4 प्रकार होते हैं। एक तो आप सिर्फ एडवाइजरी करोगे, जहाँ पे हम पहले थे, सो वो भी पीएमएस ही था, बट वी यूज्ड टू एडवाइस। अच्छा। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी, तो आप उसको एक फी चार्ज कर दोगे? हाँ, एडवाइजरी फी मैं उसे चार्ज करूंगा। ओके। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है कि आपने मुझे पैसा दिया, देन आई विल टेक माय ओन डिसीजन, वॉट एवर आई फील लाइक आई विल गो, आई विल इन्वेस्ट एंड देन आई विल गिव यू रिटर्न। तीसरा होता है नॉन डिस्क्रिशनरी। नॉन डिस्क्रिशनरी में आई विल बी इन टच विथ यू कि आई विल लेट यू नो दैट दिस इज स्टॉक दैट आई एम बाइंग, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। तो आई विल ऑलवेज वेट फॉर योर अप्रूवल। तो ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल खराब जाता है, इट सर्व्स डिफरेंट पर्पस, ऑल थ्री मॉडल सर्व्स देयर ओन पर्पस। So I was working in a PMS already. My chance of coming to here PMS में और the goal कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मतलब I won't be restricted to one single philosophy. Okay. यहाँ पे I have a mandate, I can do anything, I can build new strategies. अगर मुझे कोई नई चीज करनी है या स्टॉक के अगर कुछ दूसरा चीज देखना है, तो PMS में आपको थोड़ा सा बैंडविड्थ एक्स्ट्रा मिलता है। Okay. So that's the only difference. As compared to a proper mutual fund. हाँ, म्यूचुअल वहाँ पे उसको आप अगर सपोज लार्ज कैप में, तो आपको पहले तो बिलीव भी होना चाहिए कि मैं एक्चुअली लार्ज कैप में पैसे बना सकता हूँ, राइट? आपका फंडामेंटली वो मैच होना चाहिए, तभी आप जाके वहाँ पे एज अ फंड मैनेजर काम। क्योंकि फंड, म्यूचुअल फंड में जब आप हायर होते हो, आपको फंड पता होता है कि आप कौन से फंड के लिए हायर हो रहे हो। तो पहले बात तो माइंडसेट आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज द माइंडसेट ऑफ दिस फंड, दिस इज, क्योंकि फंड पूरा फिलोसफी पे चलता है, ये बंदे का फिलोसफी है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रोथ फंड मैनेजर हो, वैल्यू फंड मैनेजर हो, आपका फिलोसफी क्या है, क्योंकि आपका जो फिलोसफी है उसमें पैसा लगेगा, आपके फंड में पैसा कभी नहीं लगता। राइट। फंड मैनेजर के लिए पैसा लगता है, फंड मैनेजर पे पैसा लगता है। यस। तो फिलोसफी हैज टू बी क्लियर। पीएमएस में ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड इज आल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे मिली होती तब आई वुड हैव गॉन टू म्यूचुअल फंड, बट पीएमएस में यू गेट सम एक्स्ट्रा फ्रीडम देन द म्यूचुअल फंड। आप थोड़े से कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो चला सकते हो यहाँ पे। तो एक जस्ट फॉर द ऑडियंस, जैसे पीएमएस के थ्रू कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? एक तो इक्विटीज हो गया, बॉन्ड में भी कर सकते हो, पोजीशंस ले सकते हो, उसके अलावा और कहाँ जा सकते हो? राइट। तो पीएमएस इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। उन्होंने कहीं यहाँ पे ऐसे क्लास लिखा नहीं है, तो यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ एनीथिंग। It can be structured product also. It can be structured product also. It can be commodity product also. It can be fixed income, equity, mix of all those things. तो आप कुछ भी कर सकते हो पीएमएस में। जस्ट दैट कि आपको पहले डिस्क्लोज करना होता है कि दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर दिस सेट ऑफ क्लाइंट्स, दिस पीएमएस विल बाय ओनली दिस काइंड ऑफ एसेट्स, एंड दिस पीएमएस हैज अ सेट फिलोसफी ऑफ नॉट ब्रीचिंग दिस थिंग्स। अगर आपके रूल्स क्लियर है, देन यू कैन डू एनीथिंग, बट यू हैव टू डिस्क्लोज इट। फॉर द ऑडियंस में एकदम बेसिक पूछता हूं कि पोर्टफोलियो मैनेजर एक फंड मैनेजर में क्या डिफरेंस है? नथिंग एज सच। म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर बोलते हैं। जो पोर्टफोलियो देखता है, जैसे यहाँ पे क्लाइंट के अलग अलग पोर्टफोलियो, तो पीएमएस वाले, हाँ, तो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजर हो जाते हैं। देयर इज नो अदर डिफरेंस एंड द नेम यही है। मतलब मैं पीएमएस वाले को भी फंड मैनेजर बोल सकता हूँ। ओके। एंड उसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि किसी नॉन बेसिक फाइनेंस में जो बंदा है, फॉर एग्जांपल की फ्रेशर है, उसको अगर टुवर्ड्स दैट फंड मैनेजर रोल पे जाना है, तो एक रास्ता तो आपने रिसर्च करके एडवाइजरी करके किया, और क्या क्या तरीके से दे कैन मूव टुवर्ड्स दैट।
राइट. It's a good question actually because इसमें मेरा काफी टाइम गया है ये जब when I was thinking about this, but I can concise and so हम जैसे हमने अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में देख लिया, तो हम पोर्टफोलियो मैनेजर का एक दिन कैसा होता है वो दिखता है. हाँ. बिकॉज दैट विल गिव यू अ स्किल. तो पोर्टफोलियो मैनेजर का दिन भर का काम अगर हम देखते हैं तो वो मतलब जैसे हम यूज्ड होते हैं देखने के लिए, वो यूज्ड वाली चीज नहीं होती है. काम एक तो आपको दूसरा दिन कैसे होने वाला है पता नहीं होता है क्योंकि मार्केट सबके रैंडम है. तो आपका जो दिन आप प्लान कर रहे हो वो भी रैंडम दिन होने वाला है दूसरा. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इवन ऑन दैट डे. आपको रिटर्न्स देना है, आपको रेस देना है. तो एक टिपिकल फंड मैनेजर का दिन कंसिस्टेंसी पे चलता है. एक ही काम आपको रोज करना है, बट वो रोज काम करने के चक्कर में आपका दिन बदल रहा है. मार्केट कैसा बिहेव करेगा, कंसिस्टेंसी आपको उधर लेके जानी पड़ेगी. ओके. तो ये कब आएगा, ये आएगा रीडिंग से. एक्सटेंसिव रीडिंग इज इम्पोर्टेंट. स्क्रीन टाइम हाई होते हैं, मतलब आप घर पे भी आओगे तो भी आपको पढ़ना ही पड़ता है. सो फंड मैनेजर्स, इफ आई टेल यू वेरी स्ट्रेट आंसर, फंड मैनेजर्स आर नॉट गेट पेड फॉर द स्ट्रैटेजीज दैट दे डू. बेसिकली दे गेट पेड फॉर देयर रीडिंग स्किल्स. तो आपको पढ़ना है, रिसर्च करना है. अभी एक स्टेप पहले आते हैं, वहाँ पे जाने के लिए आपको एनालिस्ट बनना पड़ता है. यहाँ पे तो आपको और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा चीज़ के बारे में पढ़ना. आपका स्पेक्ट्रम पूरा ब्रॉड करना है. अभी एक चीज़ और पहले आते हैं. अब बेसिक फ्रेशर, आप इधर पढ़ क्या रहे हो, आप इधर डेटा पढ़ रहे हो. तो टू स्टार्ट विद आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, थोड़ा इजी होगा. अगर हम सिंपल चीज़ देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक स्टॉक है, ठीक है. स्टॉक का एक टॉप लाइन ग्रोथ है कि आपके सेल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, आपके मार्जिन कैसे ग्रो कर रहे हैं, और आपका बॉटम लाइन कैसे ग्रो कर रहा है. ठीक है. नाउ दिस इज अ डेटा विथ मी. ये डेटा का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. ये डेटा को मेरे को इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी पहले. बराबर. तो ये डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे सब पढ़ना पड़ेगा. वो जो सेल्स ग्रोथ दिख रही है, क्या ये हाँ, क्या ये सेल्स ग्रोथ यही कंपनी के लिए है, क्या ये सेल्स ग्रोथ दूसरे सेक्टर में भी आती है, दूसरे कंपनीज में भी आती है. तो दिस विल गिव मी अ हिंट अबाउट टॉप लाइन ग्रोथ. मार्जिन का भी वैसे ही, ये भी वैसा. तो आई जस्ट वांट टू रीड एवरीथिंग एंड टू मेक सेंस ऑफ द नंबर. इफ आई एम डूइंग दैट थिंग कंसिस्टेंटली ऑन ऑलमोस्ट लाइक मेरे जितनी भी कवरेज में जितनी ज़्यादा चीज़ें इतना ज़्यादा मैं करूँगा वो चीज़ को, तो मेरे पास एक स्किल बन जाएगा इससे. आई कैन रीड डेटा, आई कैन एनालाइज डेटा. सो आपका टेक्निकल स्किल्स अगर मैं बोलूँ तो आपको एक्सेल आना चाहिए. एक्सेल में फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके कोर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है. एंड दैट्स वेयर CFA, FRM, CQF ये सब सर्टिफिकेशंस मैटर करते हैं. यस, इट डज मैटर. अगर आप जूनियर लेवल पे हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं ये चीज. क्योंकि इसको डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है कि आप सीधे फाइनेंस में जाओगे. बराबर. ये तो MBA तो थे ही, बट MBA से जनरलाइज थे. राइट. तो डेटा हो गया आपका, असेसमेंट हो गया, और आपके बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए. इन 3 चीज़ों को लेके जब आप एक पैकेज करके अगर इनको इससे एक अगर आउटपुट निकालते हो कि ये 3 चीज़ का मेरा आउटकम ये होने वाला है, दैट्स वेयर द मैजिक गेट्स डन. डेटा से तो इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाएगी. अगर मैं आपको बोल दूं कि 15 का PE चल रहा है, उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे. 15 का PE मेरे को क्या सेंस दे रहा है, ये डेटा रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए. जब तक आपको ये रीडिंग स्किल्स नहीं आएगी, आप फंड मैनेजमेंट में आ ही नहीं सकते हो. तो आपने तो फिर बस डेटा 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 करते रह जाओगे, आप कभी फंड मैनेजमेंट में आ नहीं पाओगे. सो यू शुड नो हाउ टू रीड द नंबर्स. तो बेसिकली फ्रेशर को एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेसिक स्किल सेट आना चाहिए. प्लस ही शुड स्टार्ट picking up few companies. Yes. And he should create a report. Yes. Now, what I can suggest in this is, एक large cap company ले लो, एक small cap company ले लो, एक ही sector की. Okay. You start by reading that company. कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट्स पढ़िए, उनके कॉल पढ़िए पिछले 3-4 साल से, तो आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा. कंपनी के बारे में पता चलने के बाद एक फाइनेंशियल मॉडल बनाइए वही कंपनी का. तो आपको उससे फोरकास्टिंग समझ जाएगी कि कंपनी का मतलब लीवर्स किधर है, कौन सा ड्राइवर करने से क्या इनकम आ रहा है, कौन सा ड्राइवर करने से किधर ड्राइवर्स घूम रहे हैं. तो आपको वो चीज फाइनेंशियल मॉडलिंग से पता चल जाएगी. अच्छा. इवेंचुअली देन यू विल बी एबल टू बिल्ड योर व्यू. द मोमेंट यू आर एबल टू बिल्ड योर व्यू बेस्ड ऑन द डेटा, आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिख लीजिए. ये रिसर्च रिपोर्ट लेके लिंक्डइन पे फ्लड कर दीजिए सब लोगों को, जो भी लोग फंड मैनेजमेंट में है. अगर आप 10 लोगों को आपका रिसर्च रिपोर्ट भेजोगे, 50 मतलब 10 को भेजोगे तो 5 लोग तो आपको रिप्लाई करोगे. एंड वो 5 लोग आपको फीडबैक देंगे कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है, व्हाट हाउ यू कैन इम्प्रूव.
तो इस चीज़ में दो चीज़ हो गई, आपका रिपोर्ट बन गया, आपने जो भी चीज़ सीखना था वो सीख ली, आपको 10 लोगों का नेटवर्क मिल गया। बराबर। बस आपको 10 लोगों को नेटवर्क को कैपिटलाइज करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अगर फंड मैनेजर बनना है तो कोर स्किल्स इज मॉडलिंग, डेटा रीडिंग एंड नेटवर्किंग, हार्ड कोर नेटवर्किंग वही लोगों के साथ, बिकॉज दे विल बिकम योर कोच एंड दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटी वन डे। एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर हु आर इन दैट बिजनेस, जो फिलहाल फंड मैनेजर है, जो फिलहाल एनालिस्ट है, हु आर डायरेक्टली वर्किंग विद देम, हमको उनके सराउंडिंग पे रहना ही पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी, अभी फंड मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी पब्लिक में आती ही नहीं है, तो आपको वो रोल में रहना ही पड़ेगा, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, एक छोटा जस्ट फॉलोअप क्वेश्चन, जो आपने बोला लिवर्स, तो फॉर द ऑडियंस एक कोई कंपनी का आप एग्जांपल अगर ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलायंस है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप जस्ट वेरीफाई कर लीजिए इज इट करेक्ट। तो जैसे ऑयल प्राइसेस मूव हो रहे, दैट इज वन ऑफ द लीवर्स फॉर देयर रेवेन्यू, एम आई करेक्ट इन दैट? बोल सकते हैं ऑन अ ब्रॉडर टर्म। ओके, बट ये सब उनके बैरल्स पे चलता है, इनको BRM बोलते हैं, इनके ऊपर रिलायंस चलता है। बट वी विल टेक अ वेरी इजी एग्जांपल, क्योंकि समझने के लिए बहुत, रिलायंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपनी, 4 बिजनेस है उनके, राइट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपनी टू स्टडी। हम एक सिंपल कंपनी लेते हैं, एक IT कंपनी, ठीक है। IT कंपनी, मान लीजिए आप US के क्लाइंट हो और मुझे आपके लिए प्रोजेक्ट बनानी है, आप मुझे इनकम दे रहे हो, आप मुझे पे डॉलर में कर रहे हो, ठीक है। तो जब रुपया अप्रिशिएट होगा तो आपका डॉलर, तो मैं तो एज अ कंपनी कमाऊंगा ही, क्योंकि डॉलर आपके पास आ रहा है। बराबर। तो यहाँ पे एक लीवर ये हो गया कि मुझे फॉरेक्स मार्केट भी देखना है, कि वन ऑफ द ड्राइवर इज कि मेरा डॉलर इनकम कितना हो रहा है, दैट ऑल्सो विल डिफाइन माई IT का कंपनी। Okay. But this is just the basic thing. मतलब research इससे There can be so many levers actually. Many levers depending on the company. But मैंने जैसे एक आपको IT का एग्जांपल दिया कि तू ये काम, फिर IT में Tier 1 कंपनीज है, Tier 2 कंपनी है, रिसर्च कंपनीज है, जैसे मैं ER&D की बात कर रहा हूँ। There are few IT companies who will not deal into, उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है कि वो ऑटोमोटिव सेक्टर में डील करेंगे, कोई फार्मा सेक्टर रिसर्च पे डील करेगा, तो फिर आपको फार्मा कंपनी भी पढ़नी है। तो any driver that is impacting that company, you will have to learn। हाँ, तो कल उठ के अगर ऑटोमोबाइल में रिसेशन है तो आपका भी काम, हाँ, तो मेरा IT कंपनी will also not do it, राइट? ओके, तो I have to know about all the sectors। तो मेरा धंधा अगर 4 पिलर से चलता है, अगर ये मेरा बिजनेस ग्रोथ है, इसके 4 पिलर है, तो मेरे चारों पिलर पे मेरा ध्यान होना जरूरी है। तो these are the levers जो हम बात करते हैं। तो अगर ये अच्छा चल गया, ये अच्छा चल गया, तो मेरी कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा। Then I don't have to track my company, I have to track my drivers। तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट में ये काम होता है कि ये यूनिट कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, वो ड्राइवर को इम्पैक्ट होने के लिए कितना ही है। तो अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर है मेरा जहाँ पे इनपुट कॉस्ट इज ऑयल, पेंट इंडस्ट्री हो गया जहाँ पे आपका इनपुट कॉस्ट इज आपका ऑयल प्राइस, अगर ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे पेंट के प्राइस बढ़ जाएंगे, मेरे पेंट के प्राइस बढ़ जाएंगे, हो सकता है कंज्यूमर के लिए डिमांड कम हो जाएगी। यूजुअली ऐसे चलता है कि आपको एज अ फंड मैनेजर आई माइट टेक अ डिसीजन कि अच्छा मुझे यहाँ से एग्जिट, हाँ, या तो यू कैन डू दैट। ओके, इंटरेस्टिंग। नाउ जैसे अभी आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट के, बिकॉज द ऑडियंस हु माइट बी लुकिंग एट दिस इंटरव्यू विल बी लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट आउट इन फाइनेंस इनटू सपोज रिसर्च रोल आल्सो, राइट? सो व्हाट इज द ट्रेंड दैट मैंने देखा है कि लोग इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं, 3-4 रिपोर्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो शायद कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे उनको 3-4 रिपोर्ट कराया जाता है, वो कर लेते हैं, वो सब अब कर लेते हैं, उसके बाद एक बार शायद कोई रोल में चले गए तो वो एक्टिवली वो नहीं करते, राइट? जो रीडिंग का पार्ट है ना। तो अगर इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना है, रीडिंग करनी है, तो ऐसे कौन से ओपन सोर्सेज हैं जहाँ पे वो जाके रीड कर सकते हैं और अच्छा मटेरियल अवेलेबल? और जैसे अपने CFA के कोर्सेस हो गए या FRM के कोर्सेस हो गए, तो इनके ना रेडिट चैनल्स बने हुए हैं बहुत ज्यादा। आप बस एक कंसेप्ट डाल दो, जैसे कैपेब मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मुझे अगर इसके बारे में पढ़ना है तो देन देयर आर वेरियस चैनल। आप रेडिट पे जाइए, वो चीज कीवर्ड डालिए, आपको पूरा कैपिटल के बारे में जो भी डिस्कशन हुआ है वो सब मिल जाएगा। देन यू ऑलवेज हैव योर GPTs बिल्ड नाउ, आप GPT के साथ तो कुछ भी कर सकते हो आज, राइट? तो इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, गो ऑन दैट। द फंडामेंटल रीजन व्हाई पीपल लीव आफ्टर डूइंग वो 3-4 इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट इज, मतलब हम उसे बोलेंगे कि एक टाइम के बाद आदमी बोर हो जाता है वो करना। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, अगर मैंने आज कुछ किया तो मुझे आज ही आउटपुट चाहिए, अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया तो मुझे पैसा आज ही डबल चाहिए। बट ये ऐसे होता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर का जॉब इज कंसिस्टेंसी। आपको वो चीज, आपको पहले तो हैबिट बनानी पड़ेगी वो चीज की, आपको रीडिंग की हैबिट लगानी ही पड़ेगी, वो कॉम्प्लेक्स चीजें आपको पढ़ने ही पड़ेंगी।
आप धीरे से स्टार्ट कीजिए, आप एक दिन में एक पन्ना पढ़िए, दूसरे दिन 2 पन्ने पढ़िए, ये एक साल में जब आप कंपाउंड करोगे आप 15 बुक पढ़ चुके रहोगे, राइट। तो देन इट बिकम्स योर हॉबी। एक बार ये हॉबी बन गई तो देन जॉब ऑटोमेटिकली बिकम्स योर लाइक अ हॉबी, आपको मजा आने लगेगा वो चीज़ करने में। ओके। तो व्हेन आई वाज इन दैट आईटी वाला जोन, जब मैं बीकेसी में आया, जब मैं सब देख रहा था, तो एट दैट टाइम तो वो चीज़ था, वहाँ से लेके मेरा पहला डिमैट बनने तक 3 साल लग गए। मैंने डिमैट खोला ही नहीं मेरा, आई वाज Okay. कंप्लीटली इनटू लर्निंग, क्योंकि जब तक आप प्रोसेस समझोगे नहीं आप एंड पे आ ही नहीं सकते हो। ओके, तो आपने ट्रेड ही नहीं किया? आपसे मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मतलब मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि अगर तब तो 3-4 हज़ार कंपनी ट्रेड होती थी, अगर 3-4 हज़ार में से अगर मेरे को एक कंपनी सिलेक्ट करनी है, देयर हैज टू बी अ लॉजिक, नहीं तो कसिनो बन गया। ये कसिनो तो है नहीं, ये मार्केट, सो देयर हैज टू बी अ लॉजिक समथिंग। तो लॉजिक क्या है? सो दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो अबाउट कि फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव्स होते हैं। तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट वन पर्टिकुलर आउटकम, यही डिफरेंस है तीनों में, देयर इज नथिंग एल्स। ओके, तो अगर कोई की स्किल सेट अगर आप सोचो कि कौन साइड में, इट कैन बी रिसर्च, इट कैन बी एडवाइजरी, क्या 3-4 स्किल सेट होने चाहिए किसी के पास? पहली बात तो प्रोबेबिलिटी। आप हमेशा अगर कोई चीज़ करते हो, जैसे हम एक जनरल बात करते हैं स्टॉक की, ये अगर हम फ्रेंड्स में बात करते हैं तो एक हमेशा होता है कि देखा मैंने बोला था स्टॉक खरीद ले, ऊपर जाएगा, ये गया ऊपर तो नहीं खरीदा नहीं। हाँ, तो ये चीज़ में वो 2 ही चीज़ का देख रहा है। वो जो बंदा क्लेम कर रहा है कि ये स्टॉक तो खरीद लिए ऊपर जाएगा, हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट इज 50%। वो उसको सिर्फ ऊपर जाना है, नीचे आना क्लेम करना है, बाकी तो उसको कुछ सोचना ही नहीं है। राइट। तो आपको हर चीज़ पे प्रोबेबिलिटी वाला इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विन लॉस क्या है हमेशा। बराबर। आप जो रिस्क ले रहे हो और आपका जो रिवॉर्ड है, दैट हैज टू बी अलाइन। अगर मैं 1 रुपया किसी चीज़ को दे रहा हूँ, राइट, या फिर तो मुझे बिल कितना रहा है, जैसे हम पीई की बात करते हैं, स्टॉक पी, राइट, पी इज नथिंग बट दिस, पी इज प्राइस टू अर्निंग। राइट। अगर किसी पी कंपनी का पी 10-12 है तो मैं 12 रुपया दे रहा हूँ 1 रुपया कमाने के लिए। यस। तो आपको रिस्क पता होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड। तो इसमें स्किल्स ये हो गई कि आपको नंबर पढ़ना आना चाहिए, आपको टेक्निकल में आपको एक्सेल आनी चाहिए। मतलब हम किसे बोलेंगे कि आपको एक्सेल अच्छा आता है, अगर आप एक्सेल यूज करते हो, माउस यूज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स योर एक्सेल स्किल्स आर सुपर। माउस यूज करना ही नहीं एक्सेल करते वक्त, पहले स्लो होगा, बहुत टाइम लगेगा, बट मोमेंट यू रियलाइज कि आप माउस यूज नहीं कर रहे हो, एक्सेल यूज करते हो, इट मीन्स यू आपने तोड़ दिया एक्सेल स्किल। तो आपको एक्सेल आना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए, और अगर आपको क्वांट साइड में जाना तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए आपको। मतलब आप हार्डकोर प्रोग्रामर बन जाओ ऐसा नहीं है, प्रोग्रामर तो आपको यू कैन हायर प्रोग्रामर एनी टाइम, बट यू शुड नो कि वो प्रोग्राम में बन क्या रहा है, उसका आउटकम क्या है, ये मॉडल का व्यू क्या है। तो एक्सेल, प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रीडिंग, अ लॉट ऑफ रीडिंग, आप पढ़िए बस। सो दिस 4 थिंग्स विल। बट रीडिंग ओनली रिलेटेड टू मार्केट? नहीं, नथिंग, यू कैन रीड एनीथिंग, यू कैन एब्सोल्युटली रीड एनीथिंग। जैसे आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल इन दिस। एक बार आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो देयर वर 2 गाइज, मुझे समझ में गया था ये मार्केट वाले लोग हैं करके। तो हरकतों से समझ में। एंड दे वर लाइक, वो इंस्टा पे से फ्लैश कर रहे थे, तो उसमें ना बॉलीवुड के सॉन्ग्स बज रहे थे। तो 1 गाना बजा, 2 गाना बजा, 3 गाना बजा, ये 10 सेकंड की, इंस्टा रील्स में होता ही क्या, 3-3, 4-4, 10 सेकंड के गाने चलते रहते हैं। राइट। तो फिर देन देयर इज अ थॉट कि ये धंधा एक बार देख लेते कि ये होता क्या है। तो जो 10 सेकंड के जो गाने चलते हैं, यू गेट मोनेटाइज ऑन दैट। अगर बॉलीवुड में कोई सॉन्ग अगर 10 सेकंड तक चल रहा है तो समवन इज पेइंग फॉर दैट थिंग। तो हम जहाँ पे रीडिंग की बात की, रीड क्या होना चाहिए, तो आप मैगजीन पढ़िए, आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे, अब सारेगामा इज अ लिस्टेड कंपनी, राइट, सारेगामा का पूरा धंधा ही मोनेटाइजेशन का है, म्यूजिक का। राइट। तो अगर आप एंटरटेनमेंट मैगजीन्स भी पढ़ रहे हो, बट आपको एंड गोल पता है कि आपको पढ़ना किस वे में, तो आप कहीं से भी नॉलेज ले लोगे। यू जस्ट नीड नॉलेज। आप एंटरटेनमेंट ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, मूवीज ले लीजिए, टेक एनीथिंग, यू हैव अ स्टॉक। हर एक चीज में स्टॉक अवेलेबल है। तो अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो, यू शुड थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि इससे आउटपुट मुझे क्या निकालना है। इफ यू आर सॉर्टेड ऑन दैट, देन आई थिंक आप कुछ भी पढ़ सकते हो, फिक्शन भी पढ़ लो, यू जस्ट हैव टू रीड। राइट, इंटरेस्टिंग। नाउ विल कम बैक टू द हमने बिफोर द इंटरव्यू वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपने अपना करियर कैसे स्विच किया, तो उसमें जो इंटरेस्टिंग जर्नी था वो हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल MBA के बाद आपने एक इंटर्नशिप किया,
राइट। और आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने बोला था कि आप ये कर लो, राइट? उस टाइम पे कोई फियर था? ऑफ कोर्स बहुत हाँ, बहुत तो वो ज़्यादा। हम वो बताइए ना कि क्या था वो 3 महीना कैसा गया, एंड ऑल्सो वो इंटर्नशिप का डिसीजन लेने से पहले क्या क्या रिसर्च किया, क्या किन से बात किया? ओके, तो जैसे हमने बात की कि मुझे जाना तो रिसर्च में था, तो इंटर्नशिप वाला टाइम या कॉलेज में प्रोफेसर के बात करने से पहले मैं 10-12 लोगों से बात कर चुका था ऑलरेडी। तो जो फियर ऑफ फेलियर की बात आपने की, मैं पहले 5 जगह फेल हो चुका था, तो मुझे अभी फेल होने का डर ही नहीं था यहाँ पे, ये मैं Okay. पहले ही फेल हो चुका था वहाँ पे। तो जब मैंने सबसे पहली बार किसी को अप्रोच किया कि मुझे फंड मैनेजर बनना है, हाउ कैन यू गाइड मी या मेंटर मी, मैं क्या करूँ, आप क्या बताते हो इन सब चीज़ों में, तो ही इग्नोर्ड मी, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो दिस वॉज माई फर्स्ट मोमेंट ऑफ फेलियर, मतलब ये ऐसे करने जाओगे तो कोई हेल्प ही नहीं करेगा आपको। फिर दूसरी बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पढ़ के जाता हूँ, फिर मैंने दूसरी बार गया, उसको बोला मुझे डेरिवेटिव्स आता है, मुझे ये ट्रेड करना आता है, बट मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कैन यू हेल्प मी। तो उसमें कितना कमा लेता है डेरिवेटिव्स में, मतलब कमाता होगा तो पेपर ट्रेड है ये, कि मैं बस मेरा स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ और उसका आउटकम 3-3.5 बजे देख रहा हूँ, ट्रेडिंग तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर क्या ही फंड मैनेजर बनेगा। दूसरा फेलियर। Was it the same person के different? नहीं, ये दूसरा पर्सन था, Okay. ये मेरा दूसरा फेलियर था। फिर तीसरे टाइम में तो मुझे सोचना ही लगा कि अभी पूछना है तो किसको पूछे हम यहाँ पे। तो मैं मेरे सीनियर को फोन किया, एक कॉलेज में मेरा सीनियर था, उनसे मैं अच्छा फ्रेंडली होकर बात कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि देखो मुझे रिसर्च में ब्रेक करना है, मुझे चाहिए ये जॉब, यू टेल मी हाउ डू आई अप्रोच। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तूने अब तक किया क्या, तो मैंने उनको ये 2 इंसिडेंट्स बताए। तो ही told me one very beautiful thing, if you are not adding value to someone else while communicating, वो आपको एंटरटेन करेगा ही नहीं। वाह, तो फिर तीसरे इसमें मैंने फिर मेरा अप्रोच ही बदल दिया। कैसे तो चेंज किया आपने? जैसे तीसरे इसमें मैं आई वॉज टॉकिंग टू वन गाय हु वॉज वर्किंग इन ट्रेजरी टीम ऑफ वन NBFC। अच्छा, ओके। तो आई अप्रोच्ड हिम, आई टोल्ड हिम कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए तो लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू। तो ही एक्सचेंज कार्ड, मतलब ये मैंने आपको सारांश में बता दिया, बात 5-10 मिनट की हुई थी, बट वो चीज़ में मुझे कार्ड मिल गया उनका। ये फोन पे हुआ था बात? हाँ, ये फोन पे हुआ था, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया मुझे दूसरे दिन, वापस हमने देखा कि हम क्या कर सकते क्या नहीं, बट वो बात पूरा IT में चला गया मेरा। मुझे जाना ट्रेजरी के लिए था, रिसर्च के लिए था, बट वो बात एंड अप हो गई कोडिंग के लिए। बट ही गेव मी कार्ड उस दिन, तो मुझे ये पता चला इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू समवन एल्स ही विल नॉट लीव यू। वो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, वो आज नहीं देगा बट ही विल थिंक अबाउट इट। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। फिर कॉलेज का प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था, दिस रिसर्च कंपनी वाज कमिंग टू माय कॉलेज। उनके इसमें लिखा हुआ ही था कि 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको एनालिस्ट पोजीशन जाना है, तो दिस वाज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो MBA में नॉट एवरीवन इज अ फ्रेशर, कोई एक्सपीरियंस करके आता है, कोई इससे आता है। तो 150 लोगों के बैच में 20 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे वो प्रोफाइल के। आई वेंट टू माई प्रोफेसर, मैंने बोला कि दिस इज माई ड्रीम रोल, मुझे अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो मैं करूँगा क्या इस चीज़ में। तो ही टोल्ड मी आई विल टेल यू वन थिंग, नाउ इट्स ऑन यू, यहाँ पे करना क्या। आई विल फिक्स योर मीटिंग विद दैट गाय हु इज हायरिंग, वो मीटिंग मैं फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद तू देख ले करना क्या है। तो ही टुक मी टू दैट मीटिंग और उन्होंने मीटिंग ही अरेंज कर दी। आई वेंट टू हिम, हमने पूरा बात किया, उन्होंने एज गुड एज मेरा लंबा इंटरव्यू ले लिया लाइक का एनालिस्ट कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं, फिर फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। बट मेरा नॉलेज तो एकेडमिक था वो टाइम पे, बट आई वॉज एबल टू आंसर हिज क्वेश्चन फ्रॉम एन एकेडमिक फ्रंट। एट द एंड ऑफ द डे पूरे कॉलेज में से देयर वाज ओनली वन गाय हायर, दैट वाज मी एज एन इंटर्न। वो एनालिस्ट पोजीशन ही कैंसिल हो गई थी वो जगह से। ओके, वाओ। सो दिस इज अ स्टोरी। अगर आपको करियर में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा। इफ यू डोंट आस्क यू विल नॉट गेट। दैट्स करेक्ट। यू हैव टू आस्क फॉर थिंग्स। तो अगर आपको मान लीजिए आपको XYZ रोल में जाना है तो आप लिंक्डइन में जाइए, वो जो रोल है, जैसे आपको पोर्टफोलियो मैनेजर कीवर्ड डाल दीजिए, सामने कंपनी डालिए, आपको 20-25 लोग मिल जाएंगे। सबको कनेक्शन भेज दिए। सबको कनेक्शन भेजने के बाद यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन कि मैसेज भेजना क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि डियर सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई एम दिस एंड दिस, मेरा इंटरेस्ट चला गया। मैंने मेरे पहले 3 सेकंड में यही पढ़ लिया, तो दिस इज नॉट एडिंग वैल्यू। If I have to write a message, I'll directly start asking him कि I am this, I have texted you for this, और उसके बाद then I'll, तो उसका एजेंडा क्लियर हो गया कि आई एम नॉट हियर टू
मतलब आपका टाइम पास तो नहीं हो रहा है, बट आप सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि मैंने एजेंडा पहले डाल दिया है। उसके बाद 3-4 लाइन कि मैंने ये किया है, ये किया है, आपका व्यू चाहिए इसके ऊपर, या आपकी कुछ हेल्प चाहिए, बिकॉज आप वो इंडस्ट्री से आ रहे हो। Right. कैन वी कनेक्ट फॉर 5 मिनट्स? अगर आप ये 10 लोगों को करोगे, 5 लोग आपको रिप्लाई करेंगे और वो मीटिंग भी देंगे, क्योंकि वो जो लोग जहाँ पे है वो भी नेटवर्किंग के थ्रू ही बने, तो देयर इज अ पावर ऑफ नेटवर्किंग, आपको ये करना ही पड़ेगा। सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू गेट योर जॉब डन, नेटवर्किंग। अब जब आपका सेकंड रोल था जो फंड एडवाइजर था, वहां पे मूवमेंट कैसे हुआ? वाज इट थ्रू नेटवर्किंग? वॉज नॉट थ्रू नेटवर्किंग, बट मेरा इंटरव्यू होने के बाद मैंने पिंग कर दिया था उन लोगों को कि आज ऐसा ऐसा इंटरव्यू हुआ, नो मैटर व्हाट द आउटकम इज, आई वुड लाइक टू स्टे इन टच विद यू। तो विद द सेम पर्सन हु टुक हाँ, विद द सेम पर्सन हु टुक माय इंटरव्यू। ओह वाओ, ओके। दैट मतलब आउटकम का मुझे लेना देना था नहीं यहाँ पे, बिकॉज देयर वाज नथिंग फॉर मी टू लूज वो टाइम पे। आई वाज डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट एट दैट रिसर्च कंपनी, राइट। बट आई जस्ट थॉट कि आई लीव दिस मैसेज। तो 2-3 चले गए, 3 दिन चले गए, उनका कॉल आया मुझे कि डू यू हैव दिस स्किल सेट, तुम ये चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो क्या, तुम इंडोनेशिया मार्केट अगर मैं आपको थमा दूँ, विल यू बी एबल टू पिक इट? तो आई टोल्ड हिम गिव मी 1 वीक ऑफ टाइम, आई थिंक व्हाट आई कैन डू। 1 वीक में मैंने इंडोनेशिया पे एक रिसर्च रिपोर्ट लिख लिया, आई शेयर इट विथ हिम, आई गॉट जॉब ऑफर। अगर मैंने ये नहीं ये क्या हुआ वो 1 हफ्ते में, क्या कैसे किया वो? हाँ, तो वो चीज़ पे अगर आपको मतलब जैसे उन्होंने टास्क दिया था मुझे कंप्लीट करने के लिए, पर उन्होंने आपसे रिसर्च रिपोर्ट मांगा था? हाँ, मतलब एक रिसर्च आर्टिकल कि तू सोच कैसे रहा इस चीज को करने के लिए। ओके ओके। अभी मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जहां तक मेरा इंटरव्यू हुआ है, दैट बिकम्स इररिलेवेंट, क्योंकि इसने मुझे अभी ये टास्क दिया। करेक्ट। इफ आई एम एबल टू गेट दिस टास्क डन, आई विल गेट दैट जॉब। तो इंटरव्यू मेरे लिए पूरा इररिलेवेंट हो गया वो टाइम पे। बराबर। आई डिड दिस टास्क क्योंकि ये मुझे पता था कि मेरे पास इसमें टाइम है। इंटरव्यू में आपके पास टाइम नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, यहाँ पे मुझे 1 हफ्ते का टाइम है। आई वॉज एबल टू प्रिपेयर अ क्वालिटेटिव रिपोर्ट टू शेयर विद हिम। तो मैंने भेजा। कैसे क्या, थोड़ा पॉइंट बता सकते हो? जैसे रिसर्च में करते हैं, जैसे वो फिक्स्ड इनकम रिसर्च था, तो पहले तो कंट्री में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ओके, वो देख लो। बैंक इंडोनेशिया कर क्या रही है, उनके मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उनका इन्फ्लेशन कैसा है, इक्विटी मार्केट्स कैसे, बॉन्ड, सिंपल 2 पेज का रिपोर्ट। ओके। तो वो दे दिया। उसके बाद उन्होंने कॉल शेड्यूल किया और हमने रिपोर्ट के ऊपर बात की। ही डिड नॉट लाइक द रिपोर्ट एट ऑल, बट ही वॉज एबल टू गेज कि मैं कर लूंगा वो चीज। इफ ही गिव मी सम टास्क, ही वॉज एबल टू गेज कि हो जाएगा। ओके। और आपको जॉब, आपको क्या आता है इस पे मिलता है, आप क्या कर सकते हो इस पे मिलता है, आपने किया हुआ है पे कभी नहीं मिलता जॉब। जॉब आपको हमेशा तभी मिलेगा कि मेरा गोल होना चाहिए। ये सुनना चाहिए। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू गेट द जॉब। यू शुड ऐड वैल्यू टू दैट पर्सन। दैट्स करेक्ट। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आप कुछ भी हो जाओ लाइफ में, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। यू शुड फिट इन दैट। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं इंटरव्यूज आगे, मैंने बहुत सारा पढ़ा है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया, बट समहाउ आई डिड नॉट गेट द जॉब। इट इज बिकॉज यू डिड नॉट फिट इन दैट रोल। He tried to gauge your role fitment, but you did not fit in there. Right. So that's how they segregate your job roles. So वो रिसर्च रिपोर्ट पे डिस्कशन हुआ, they offered you and you joined. Yeah. वहां से जो मैं पीएमएस के रोल पे गए, वो कैसे हुआ? हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री में आ गया था वो टाइम पे। Right. तो नेटवर्क बन गया था मेरा। तो नेटवर्क बनने के बाद आपको पता चलता है कि कहाँ कैसे, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है। फंड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मार्केट हर कंपनी का लोग सबको पता होता है एक दूसरे। तो कहीं किधर ओपनिंग आ गई, कहीं किधर कुछ डेवलपमेंट आ गया, तो यू गेट टू नो। अगर 10 रिसर्च फॉर्म है, अगर किसी बंदे ने डिजाइन कर लिया तो देयर इज अ साइकिल, ये कंपनी से उधर जाएगा, ये कंपनी में पोजीशन खुलेगी, इधर से उधर जाएगा, ऐसा वो पूरा रोटेट होता है। ओके। तो मुझे वो टाइम पे पता चला कि इनके पास ओपनिंग है। और वो मार्केट में नहीं आई थी अभी तक? मार्केट में आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। वो मार्केट पे आई थी, बट मुझे पता था कि इनके पास ओपनिंग है। आई वाज हैविंग अ जॉब लेटर बाय दैट टाइम, दूसरी कंपनी का भी ऑलरेडी। तो मैंने भी वही किया, उधर के स्टार एफएम को पिंग किया, उनको बोला, लिंक्डइन पे मैसेज किया। हाँ, और शायद मैंने मेल किया वो टाइम पे, क्योंकि उनका मेल आईडी भी मुझे पता था। तो इफ आई हैव द मेल आईडी, आई प्रेफर मेल आईडी। अगर फोन नंबर होता तो फोन नंबर बेस्ट है। तो डायरेक्टली कॉल? हाँ, डायरेक्ट नहीं, टेक्स्ट। इफ यू हैव अ फोन नंबर यू शुड टेक्स्ट, इफ यू डोंट हैव अ फोन नंबर यू शुड ईमेल। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो देन लिंक्डइन। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फेसबुक पे ये काम नहीं होता है। तो ये तीन मोड है आपको काम करने के लिए। हाँ, तो फिर वहां पे आपने मेल डाला, तो मेल पे क्या लिखा? तो मेल पे मैंने यही लिखा कि मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया है एंड दिस इज हाउ आई हैव गेन स्किल सेट टिल नाउ। मुझे ये पता है कि आप लोग इस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हो। आई थिंक आई एम अ गुड फिट इन दैट रोल।
कैन भी हमने बताया। हाँ, कैन वी मीट, हो गया, उन्होंने मीटिंग अरेंज की, देन दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। ओके, बट वही है, आपको किसी चीज़ अगर कोई चाहिए तो आपको पूछना ही पड़ेगा, बिना पूछे तो अप्रेजल्स नहीं होते हैं, ये तो जॉब है, तो आपको पूछना ही पड़ेगा। ओके, अभी एक फाइनल चीज, दो चीज फाइनल एक्चुअली, नेटवर्किंग के ऊपर थोड़ा और, कि कैसे और अपना नेटवर्किंग अच्छा करें। आप कोई थॉट प्रोसेस फॉलो करते हो, या नेटवर्किंग में किस तरीके से रीच करना है, किस तरीके से बात करना है, कुछ अगर एक समराइज्ड बता सकते हो तो। लाइक ये नेटवर्किंग इज अ बार्टर एक्सचेंज। मतलब लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे, आप बहुत सारे लोग होते हैं, 50,000 प्लस कॉन्टैक्ट्स विद मी, 1 लाख प्लस कॉन्टैक्ट्स, वो मोनेटाइजेशन के लिए होता है कि मेरे भी 40,000। तो मतलब आपका तो काम है, आपको तो करना ही पड़ेगा उतने, बट मेरे केस में इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका बिजनेस ही पूरा नंबर ऑफ कनेक्शंस के ऊपर का बिजनेस है। बट व्हेन यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस जहाँ पे आपके इतने सारे कनेक्शंस है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा करता क्या है। मतलब अगर मुझे जाना है क्रेडिट रिस्क में, सामने वाला बंदा अगर है फाइनेंशियल रिस्क में, तो एंटरटेन ही नहीं करेगा और मैच ही नहीं करेगा। मुझे मेरा फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज एडवाइज, जैसे मैं भी करता था, मैं पहले सिंपल पेन पेपर बुक लेके बैठ जाओ, कौन सी कंपनीज ये फील्ड में काम करती है, कौन सी प्रोफाइल है, उसके अगेंस्ट कितने लोग हैं, एक एक्सेल शीट बना लो, 50-60 लोगों का नाम मिल जाएगा। बराबर। ये 50-60 लोगों को पिंग करो, और सबसे पहली चीज एक्सचेंज, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू देम। सो यू स्टार्ट विद दैट। वो कोई भी कनेक्शन हो सकता है, जैसे मेरे केस में रिसर्च थे, आई हैव वर्कड ऑन दिस एंड दिस थिंग, कैन वी कनेक्ट टू डिस्कस, बिकॉज यू ऑल्सो कम फ्रॉम दैट फील्ड एंड इट विल बी अ वैल्यू एड फॉर मी इफ यू कैन स्पेयर योर 2 minutes फॉर दिस। अगर वो फ्री होगा तो देगा, नहीं तो बोलेगा वीकेंड पे कनेक्ट करते हैं, बट ही विल कनेक्ट समहाउ। तो ऐसे करके आपको नेटवर्किंग मिल जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट डिस्कसिंग, वो जो 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको मांगना नहीं है कुछ, 2 मिनट में आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हो। द मोमेंट यू डू दिस, एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, देन ग्रेजुअली यू कैन टेक इट अप। अगर वो टाइम पे आपको फोन नंबर मिल गया तो वेल एंड गुड, देन बेसिस फोन नंबर देन यू कैन टेक इट अहेड। But this is the basic way of doing the networking. Wonderful. Final question: what is the one good advice that you got in your career that helped you? First thing is, I used to fail a lot. कोई भी चीज करने के पहले मैं फेल होता था। But one very good advice that my father, या मतलब सबने एडवाइस तो दी है, बट सबका एट द एंड ऑफ द चीज एक ही होती थी कि अगर इसमें फेल हो गए हो तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दिस अगेन। अगर आप यही चीज़, अगर आप कॉर्पोरेट में अगर आप इसको इनबिल्ड करते हो, अगर आप गलती करते हो तो 1 गलती या 1 मिस्टेक इज ओके विथ एवरीवन, आपके बॉस को भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप वही चीज़ दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, सेम गलती, देन यू स्टार्ट लूजिंग रिस्पेक्ट इन द ऑफिस। सो द ओनली एडवाइस दैट इज, मेकिंग मिस्टेक इज ओके, डू नॉट रिपीट द मिस्टेक। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्न एंड दैट्स द ओनली थिंग आई फॉलो। वंडरफुल वंडरफुल प्रणव, बहुत ही अच्छा सेम ईयर इट वाज थॉट प्रोवोकिंग ऑलवेज, और बहुत हेल्प करेगा हमारे ऑडियंस को भी, जो यंग पीपल है वो एंट्रिंग इनटू फाइनेंस बिकॉज इट इज बूमिंग, तो वहां पे इनको ये गाइडेंस बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।